सुधांशु जी, बातें कई हुई थी और जिस दिन शाम में ये खबर चली कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव का बिल सरकार ला सकती है, अगले दिन ही कमेटी भी गठित हुई रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। वहां पर मामला क्या अभी ठंडा पड़ गया है? दूसरा, महिला आरक्षण बिल को लेकर भी चर्चा हुई। क्या ये सब अभी ठंडे बस्ते में रहेगा 24 तक? देखिए अंजना जी, पहले हम कहेंगे हम तीन में से हम दो लोग सांसद हैं और रोहन जी सांसद नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग हैं, वो भी बनेंगे। तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल उनको शुभकामना देता हूं कि राम की कृपा से आपकी इच्छा पूर्ण हो। परंतु ये कहने में मुझे डर ये लग रहा है कि इनको कोरोना वायरस, डेंगू, मलेरिया या HIV ना हो जाए। तो मैं कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी कामयाबी अता फरमाए खुदा आपको। खैर, दूसरा इन्होंने कहा था कि हम 12 बजे रात की बात क्यों करते हैं और 12 बजे रात को ये हुआ, 12 बजे रात को ये हुआ। तो मान्यवर, आप तो भूल गए, इस देश की आजादी और इस देश का विभाजन ही 12 बजे रात को हुआ था। वो नेहरू जी की इंपॉर्टेंट स्पीच भूल गए सर, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, फ्रीडम एट मिडनाइट। मिडनाइट कोई 12 ही बजे ये देश अस्तित्व में आया था। इसलिए जब 12 बजे के ऊपर टिप्पणी करें तो यह भी ध्यान में रखें कि 12 की शुरुआत कहां से हुई थी। अब मैं उसके ऊपर आता हूं जो विषय आपने पूछा और मलूक नागर जी ने कहा। देखिए, जब भी कोई संसद का सत्र बुलाया जाता है तो संसदीय व्यवस्था के तहत जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, हम उन सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करके ही काम कर रहे हैं। कोई सरप्राइज एलिमेंट की बात जो लोग कहते हैं ना अंजना जी, सरप्राइज एलिमेंट तो ये होता है हम प्रक्रिया के तहत कर रहे हैं। सरप्राइज एलिमेंट जानते क्या था? 2004 में जब हम 8 सीटें कम रह गई थी तो अब कांग्रेस और समर्थक दलों ने बाकायदा बैठक की और सर्वसम्मति से सोनिया गांधी जी को संसदीय दल का नेता चुना गया और वो प्रधानमंत्री पद का दावा लेकर राष्ट्रपति भवन गई। और सरप्राइज एलिमेंट ये हुआ कि लौट के आते ही अचानक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए। ऐसे ही 1991 में हुआ कि जो राजनीति से संन्यास ले लिए थे, चुनाव ही नहीं लड़े थे, श्री PV नरसिम्हा राव अचानक प्रधानमंत्री बन गए। ऐसे ही सरप्राइज एलिमेंट हुआ इंदिरा जी की दुखद हत्या के समय कि सवेरे तक तो ये था और शाम होते होते शाम 6:30 बजे घोषणा हो गई कि राजीव गांधी जी। तो इसलिए उनको ऐसा लगता होगा क्योंकि उनके यहां व्यवस्थाओं को किनारे रख के अचानक कुछ अप्रत्याशित ऐसा कर दिया जाता है जो किसी को समझ में नहीं था। हमारे यहां प्रत्याशित हो या अप्रत्याशित हो, जो भी होता है व्यवस्था के तहत होता है और देश के हित में बड़े कदम उठाए जाते हैं। और यहां तो मैं एक और बात कह रहा हूं, देखिए, अगर आप ये कहें कि एक अनाउंसमेंट सरकार को करना है तो अनाउंसमेंट मैं मान सकता हूं और वो सबको पता भी नहीं होना चाहिए। परंतु यदि संसद में कुछ होना है तो वो संसदीय प्रक्रिया के तहत होगा। यहां भी मैं कह रहा हूं, मेरे ख्याल से मलूक नागर जी इस विषय को मानेंगे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कोई विषय आने से पहले किसी को मालूम भी नहीं होना चाहिए। और रोहन जी से मैं कहूंगा, हम और मलूक जी सांसद हैं, सांसद तो वो छोड़िए, आम, आपने कहा कि अंजना जी ने आम नागरिक के नाते पूछा, आम नागरिक छोड़िए, सांसद को भी नहीं पता होना चाहिए जो सांसद उस समिति का सदस्य ना हो। यह व्यवस्था कहती है और यही प्रक्रिया कहती है। इसलिए व्यवस्था और प्रक्रिया के अनुसार जो हो रहा है उसी के अनुसार करिए। राजनीति करने के लिए इन 5 दिन के अलावा कुछ नहीं। सुधांशु जी, आपने मेरे प्रश्न का तो जवाब ही नहीं दिया। किस बात का? आपको याद ही नहीं है सर मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा था वन नेशन वन इलेक्शन या महिला आरक्षण बिल क्या आप 24 तक ठंडे बस्ते में रहेगा? ये देखिए अंजना जी, अगर कमेटी बना दी गई तो ये ठंडे बस्ते की डेफिनेशन क्या होती है? महिला आरक्षण बिल तो आज से थोड़ी है, ये तो पिछले 17 वर्षों से चल रहा है, क्योंकि उसमें 1-2 तकनीकी बिंदु हैं जिस पर आम दलों की सहमति नहीं बन पा रही है। चूंकि जब पूरे संसद में आरक्षण की व्यवस्था होगी तो वो सबकी सहमति से होगी। जैसे पिछली बार आप याद करिए, पिछली बार जो महिला आरक्षण बिल का प्रस्ताव आया था यूपीए सरकार में, जानते क्या था? कि हर बार वो रोटेट करेगा। जैसे SC ST में होता है कि एक बार वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई तो वो 25 वर्ष तक रिजर्व रहती है। इसमें था हर बार चेंज होगा, तो हर बार का मतलब कोई भी सांसद दोबारा चुनाव लड़ ही नहीं सकता। अब दोबारा लड़ नहीं सकता तो उसका तो इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। तो वो तो आपने ऐसी एक प्रस्ताव दिया था जो लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा। महिला हो या पुरुष, जो एक बार लड़ लिया उसे पता अगली बार तो मेरा रोटेशन में आना ही नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, फिर उसमें पिछड़े वर्ग के आरक्षण और ये बहुत सारी बातें थी। तो ये तो एक ऐसी बात है जो बहुमत के आधार पर नहीं तय हो सकती, सर्वसम्मति पर ही तय हो सकती है। ये G20 की तरह है जहां हर कंट्री के पास वीटो है, तो यहां पर हर दल के पास वीटो है। तो जिस दिन सर्वसम्मति हो जाएगी तो सारी बात हो जाएगी। ठीक है, एक अजीब विडंबना है इस देश की रोहन गुप्ता भी जी, जो भी विपक्ष में रहता है
वो देश की संसद को चलने देने में ना विश्वास रखता है, ना किसी अच्छी बहस में वो रुचि लेता है, ना किसी बिल पर कैसे वो एक सकारात्मक रोल प्ले करे उसमें रुचि लेता है। और वही विपक्ष की भूमिका आज आप बखूबी निभा रहे हैं देश की संसद में, क्योंकि हो हल्ला होता है सर, लेकिन बहस ढंग से नहीं हो पाती है। आप मणिपुरी पर ही देखिए, जब पीएम बोलने लगे तो आपके तमाम सांसद उठ उठ कर जाने लगे। अब आप अपनी तरफ से बोलेंगे, सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे, ये तो संसदीय परंपरा नहीं है ना। ऐसे में सवाल आपसे ये उठता है कि ये 5 दिन 18 से 22 सितंबर किस तरह की भूमिका में हम अब देखेंगे आपको, सकारात्मक या फिर वेल में पहुंचने वाले? देखिए अंजना जी, पहली बात तो इन्होंने आधी रात की बात की, उसका जवाब दे दूं। आप लोग आधी रात को देश को अटैक देते हैं। जनता को जब मित्रों सुनाई देता है, जनता डर जाती है कि क्या नया लेके आए। अभी आपने नोट बदले तब भी देश डर गया था कि ये कुछ भी कर सकते हैं। देश को आप पे भरोसा नहीं है, देश को इतना भरोसा है ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इतना भरोसा जरूर है। 3 काले कानून थोप सकते हैं, नोटबंदी थोप सकते हैं, तो आप पे देश का भरोसा नहीं है। हम जब आधी रात की बात करते थे देश को खुशी मिलती थी, ये आप में और हमने फर्क है। आपने अपना एजेंडा में लिखा है संविधान सभा की, आपने बात की है। ये देश के लोकतंत्र की विजय है कि आपको संविधान की बात करनी पड़ रही है। बाकी तो आपने तो हमेशा उसका विरोध किया। कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी तो आपने जलाई होगी, आप तो इतिहासकार है बहुत बड़े, आपको उसको भी डेट याद होना चाहिए कि कब आपने जलाई, कब आपने तिरंगे का विरोध किया, कब आपने राष्ट्रगान का विरोध किया। आपने हर चीज का विरोध किया। जिस आधी रात की आप बात कर रहे सुधांशु जी, वो देश ने जब आधी रात पाई तब भी आपने विरोध किया। आप तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। 1942 में आपने भी अपने देश का विरोध किया। तो आपको कोई अधिकार नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम संविधान की आपको बात करनी पड़ रही है। दूसरी बात, अंजना जी आपने कहा नकारात्मक, बिल्कुल नहीं। हमने हमेशा से संसद का मान बना रहे, इसी की तो लड़ाई हम लोग लड़े हैं। क्या जब नोटबंदी आई अंजना जी, तब ये नोटबंदी का डिस्कशन संसद में होना चाहिए? क्या ये मांग करना नकारात्मक पॉलिटिक्स है? मुझे बताइए आप। 3 काले कानून संसद में उसका डिस्कशन हो, इसके लिए हमारे सांसदों को वहां से निकाला गया, उनको सस्पेंड किया गया, पूरी रात वहां पे बैठे। ये क्या संसद का अपमान कैसे हो गया? जब कोरोना की हम बात कर रहे हैं, चीन की बात कर रहे हैं, अभी हालांकि सुधांशु जी ने बहुत खराब भाषा प्रयोग किया, जो उन्होंने पूरी बात कही, मैं नहीं चाहूंगा कि सुधांशु जी मुंह से मुझे एक्सपेक्टेड था, पर हमेशा से संसद का अपमान किसने किया सुधांशु जी, आपके सामने 25 एग्जाम्पल है। अभी आप मणिपुर की आप बात करें, जिस मणिपुर की चर्चा संसद के पटल के अंदर होनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी बाहर खड़े रह के उस पर बात करें। जिस मणिपुर पे हमने किया कि उसमें हमको स्पेशल डिस्कशन चाहिए, उसमें भी आपने संसद का अपमान किया। जिस डिस्कशन की आप बात करें, पूरे प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण किया, हंस हंस के जो मजाक उड़ा रहे थे, उसमें मणिपुर पे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए बोला, और आप कहते हैं कि हम उसका विरोध करें। बिल्कुल नहीं अंजना जी, हम संसद के अधिकारों की रक्षा के लिए ही पूरी जो कार्यवाही हमारी होती है वो इसी के लिए होती है। और तभी जब सोनिया जी ने पत्र लिखा, उसके बाद इनको अपना एजेंडा देना पड़ा। तो सुधांशु जी जरा अपने गिरेबान में झांकिए, आपका जो लोकतंत्र को कुचलने का पैमाना है और तानाशाही लागू करने की जो आपकी साजिश है, ये पूरा देश आपको स्वीकार नहीं करने देगा।